रेलवे स्टेशन पर प्याज पराठा बेचने वाली 5 बहू। आइए आइए, गर्मा गर्म पराठे खा लीजिए, प्याज के पराठे, सिर्फ ₹20 पराठा। इस पराठे सिर्फ 20 रुपए का, रायता और खट्टे मीठे अचार के साथ। आइए आइए, प्याज के पराठे का स्वाद लीजिए। अजी, प्याज के पराठे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा मेरे लिए एक प्लेट दे दीजिए। ये लीजिए बहन जी, आपके प्याज के पराठे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। वैसे आपको इतनी क्या मजबूरी आ गई? आपको ऐसे गर्भवती के समय में ये काम इतने भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, पर मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी दोनों जेठानी और देवरानी मेरे साथ हैं। हम 5 बहू मिलकर यहाँ पर प्याज का पराठा बेचती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको प्याज के पराठे के साथ चाय का आनंद भी लेना है तो दूसरे स्टॉल पर आ जाइए। प्याज के पराठे को हम अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। जी शुक्रिया। उस औरत के बाद और भी लोग रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन से उतरकर उनके प्याज के पराठे का स्वाद लेने आते हैं। वो बहुत ही मशहूर थे। तभी गर्भवती अमृता और शिवानी की तबीयत खराब होने लगती है तो उनकी सास कौशल्या पानी लाकर पिलाती है। मैंने कहा है ना, तुम दोनों को अपना ठीक से ख्याल रखना होगा। कह रही हूँ, यहाँ पर मत आओ, मैं काम कर लूंगी। तुम्हें ऐसे समय में काम नहीं करना चाहिए। तुम दोनों के बच्चे को कुछ हो गया तो। ओह माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा थकावट सी हो गई थी। 7वां महीना है, ये भी आराम से पार हो जाएगा जब इतना हो गया है तो। हाँ माँ जी, अमृता दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम दोनों तो मेरी सुनती नहीं हो। श्वेता बहू, तू बड़ी है, तू ही इन्हें कुछ कहे। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम तीनों हैं ना इन दोनों का ख्याल रखने के लिए। वैसे आज की कमाई हो गई है, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं दे देती हूँ। आप राशन लेकर घर रख दीजिए। ठीक है बहू, ये दुख की परिस्थिति कब खत्म होगी? कब मैं अपने 5 बच्चों को देख पाऊंगी? कब मेरे दोनों पोता पोती इस दुनिया में आएंगे और हम ठीक से रह पाएंगे? बस माँ जी, कुछ समय की बात है, 4 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5 बहू की आंखों में आंसू थे। शायद इस वक्त वो बहुत अजीब परिस्थिति से गुजर रहे थे। आखिरकार कौशल्या के 5 बेटे कहाँ थे और ऐसा भी क्या हुआ कि कौशल्या की 5 बहू को रेलवे स्टेशन पर प्याज के पराठे बनाकर अपना जीवन यापन करना पड़ा? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ कौशल्या की 5 बहुएं अपने पतियों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थीं। आहा बहू कीर्ति, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, जरा और खाना परोस। जी माँ जी। अरे भाभी, जरा मुझे भी खाना दे दीजिए। वैसे आप 5 ने मिलकर आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। अच्छा, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम निकलते हैं। ऐसा कहकर 5 भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वो अपने ऑफिस की पार्टी के बाद वीरू नाम का एक लड़का एक जगह पर इलीगल सट्टा लगाया करता था। वो अपने जीतने का गुणगान 5 भाइयों के सामने कर रहा था। सच में वीरू, तूने सट्टा लगाया है? पर ये तो इलीगल है और तू जीत भी गया, तुझे डर नहीं लगा? अरे इसमें डरने की क्या बात है, थोड़ा पैसा लगाओ, डबल मुनाफा पाओ, किसी को पता नहीं चलता। डोंट वरी, मैं कब से खेल रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम 5 भाई भी अपने पैसे लगाकर खेलो और ऐश करो ऐश। हाँ भैया, मैं तो कह रहा हूँ एक बार हमें ट्राई करना चाहिए। वैसे भी घर जाकर बीवियों की शक्ल ही तो देखनी होती है। हाँ रोहित भैया, राजू की बात से मैं सहमत हूँ। हमें थोड़ा नई चीजों को भी अपनाना चाहिए और ये सेफ भी है। हाँ ठीक है। इसके बाद 5 भाई वीरू की बातों में आकर 1 हफ्ते तक इलीगल सट्टा लगाकर रात को लेट घर आते थे। हार भी रहे थे। धीरे धीरे उनके पैसे इसमें फंसते गए। फिर एक दिन पुलिस को उस जगह की खबर हो जाती है और फिर वो छापा मार देते हैं। भाई भाई, पुलिस आ गई, चलो चलो यहाँ से भागते हैं, पीछे के रास्ते से चलते हैं। अरे उसने तो कहा था पुलिस नहीं आएगी, फिर पुलिस कैसे आ गई? ये सब सोचने का टाइम नहीं है भैया, हमें यहाँ से निकलना होगा। ओहो, कहाँ बचकर जाने की कोशिश कर रहे हो? पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इलीगल सट्टा लगा रहे थे ना, अब जेल में पता चलेगा। अरेस्ट कर लो हवलदार। इसके बाद 5 भाई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वही 5 बहुएं अपने पतियों के बारे में चिंता कर रही थी। इतने में पुलिस स्टेशन में उन्हें कॉल आता है, जिसके बाद 5 बहू और सास पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पुलिस उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। उनकी विनती करने पर भी नहीं सुनती। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने अनजाने में ये काम कर दिया है, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। हाँ मैडम जी,
ये काम कोई अनजाने में नहीं किया था, पूरा इल्लीगल काम है। अब तो आपके बेटे आपको 1 साल बाद ही मिलेंगे। ये जानने के बाद घर की सभी औरतें परेशान हो जाती हैं। धीरे धीरे 3 महीने गुजरते हैं। घर चलाने के लिए अब कुछ भी नहीं था। वहीं अमृता और शिवानी बहू भी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐसे में एक दिन श्वेता कहती है, माँ जी, घर चलाने के लिए अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अब हमें काम करना पड़ेगा। आप अकेली नहीं हो, हम 5 बहू मिलकर काम करेंगी। और मैंने सोचा है, खाना तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं। पड़ोसी वाले भैया मंडी में जो प्याज बेचते हैं, उनमें से खराब प्याज को फेंक देते हैं। मैं सोच रही हूँ उसी को छांटकर उन्हें प्याज का पराठा बनाकर बेचा करे। शिवानी बहू ने तरकीब तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन अमृता, शिवानी बहू, तुम दोनों को अपना खास ख्याल रखना होगा। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। फिर कीर्ति बहू साथ वाले घर से खराब प्याज लेकर उनमें से अच्छी प्याज को छांट देती है और खराब प्याज को अपने आंगन में बो देती है। उसके बाद घर के बचे आटे से अपने आसपास के मोहल्ले की 5 बहू प्याज का पराठा बनाकर रेहड़ी पर बेचती हैं। आइए आइए, पराठा ले लीजिए, 10 रुपए का प्याज का पराठा, सिर्फ 10 रुपए का प्याज का पराठा। आइए आइए, प्याज का चटपटा पराठा खाइए, वो भी आम के अचार के साथ। जरा मुझे 50 रुपए के पराठे दे दीजिए। ये लीजिए। इस तरह पहले दिन 5 बहू के प्याज के पराठे की नाम मात्र बिक्री हो जाती है। तुम 5 बहू जैसी जिस तरह से काम कर रही हो, मुझे लगता है तुम्हें किसी भीड़ वाली जगह पर काम करना चाहिए, तभी बिक्री होगी, जहाँ लोगों को ज्यादा भूख लगती है। अरे माँ जी, ऐसी जगह तो सिर्फ एक ही है, और वो है हमारे पास वाला रेलवे स्टेशन। अब से हम वहीं प्याज के पराठे बेचेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले दिन 5 बहू रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी रेहड़ी पर प्याज का पराठा बनाकर बेचती हैं, जिसकी खुशबू से ही आसपास के लोग धीरे धीरे करके आने लगते हैं और पहले दिन की बहुत अच्छी कमाई होती है। जिसके बाद वो और प्याज, आटा वगैरह सामान लाकर रेलवे स्टेशन पर प्याज के पराठे बेचते हैं। 5 महीने बीत जाते हैं, जिनमें उनके प्याज के पराठे बहुत फेमस हो गए थे और दोनों बहू 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। साथ ही इससे उनका घर का खर्चा आराम से निकल गया था। तुम दोनों तो मेरी सुनती ही नहीं हो। श्वेता बहू, तू बड़ी है, तू ही ने कुछ समझा। फिक्र मत कीजिए, हम तीनों हैं ना इन दोनों का ख्याल रखने के लिए। वैसे आज की कमाई हो गई, 4 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब फिक्र मत कीजिए। हमारे पति जेल से छूटने ही वाले हैं, बेल के पैसे भी जमा हो गए हैं और दोनों दीदी के होने वाले बच्चे का खर्चे का इंतजाम भी हो गया है। वैसे हमारा यहाँ सही बिजनेस चल रहा है। हम अचार के साथ प्याज का पराठा भी बेचते हैं और कीर्ति भारती चाय के साथ प्याज का पराठा बेचती हैं। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। 2 महीने गुजर जाते हैं। इन 2 महीनों में 5 बहू प्याज का पराठा बेचकर इतनी तरक्की करती हैं कि अब उनकी एक खुद की स्टॉल थी। इससे उनके रेलवे स्टेशन पर बहुत कमाई हो जाती थी। वहीं अमृता और शिवानी एक बेटी और एक बेटे को जन्म देते हैं और 5 के पति जेल से वापस लौटते हैं। आप सब हमें माफ कर दीजिए कि ऐसे मुश्किल समय में हम साथ नहीं थे और हमने ये काम किया। गलती मेरी है माँ, जो मैं अपने भाइयों को और खुद को समझा नहीं पाया। 1 साल में तुम 5 ने कैसे संघर्ष किया होगा, मैं समझ भी नहीं सकता। कोई बात नहीं बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। आओ, घर के नन्हे मेहमानों से मिल लो। इसके बाद 5 भाई नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलाते हैं और शराफत से अच्छी कंपनी में फिर से काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर 5 बहू रेलवे स्टेशन पर प्याज के पराठे बनाकर घर का खर्चा चलाती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सपना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। सपना की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर होती है। सपना के इकलौते होने की वजह से उसकी माँ कोमल और पिता त्रिवेंद्र उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। सपना जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में एक विराज नाम का लड़का भी पढ़ता था। विराज सपना को कॉलेज के पहले दिन से ही पसंद करता था, लेकिन सपना के इतना अमीर होने की वजह से वो सपना से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता था। हाय सपना। हाय मोहिनी। वो देखो सपना, तुम्हारा आशिक कैसे तुम्हें दूर से खड़ा होकर देख रहा है। सारे कॉलेज को पता है कि विराज तुम्हें पसंद करता है। क्या तुम्हारे दिल में भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स का तो पता नहीं, लेकिन विराज मुझे अच्छा लगता है। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। ओह, कोई बात नहीं, फीलिंग्स भी कुछ दिन में आ ही जाएंगी तुम्हें विराज को लेकर। सपना और मोहिनी बात कर ही रहे थे कि तभी
सपना के ऊपर फैन गिरने वाला होता है जिसे विराज देख लेता है, जिसके बाद विराज तेजी से सपना की तरफ भागता हुआ आता है और उसे बचा लेता है। सपना तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? विराज मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं सपना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। विराज की ये बहादुरी देखकर सपना विराज से इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद सपना भी अब विराज को पसंद करने लगती है और विराज और सपना एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। विराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सपना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम इतने अमीर परिवार से हो और मैं इतने गरीब परिवार से हूँ। क्या तुम्हारी फैमिली हमारे प्यार को एक्सेप्ट करेगी? विराज, मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुम देखना वो हमारी शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। इतना कहकर सपना विराज को अपने घर ले जाती है। सपना का घर किसी आलीशान महल से कम नहीं होता है। इतना बड़ा घर देखकर विराज हैरान रह जाता है कि तभी उसके सामने सपना के माँ बाप आ जाते हैं। सपना, ये लड़का कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? माँ, इसका नाम विराज है और ये मेरे कॉलेज में पढ़ता है। विराज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। क्या तू इस टीचर से शादी करना चाहती है? तू जानती है तू क्या बोल रही है? तूने इसकी औकात देखी है? ये तुझे एक टाइम की भी रोटी खिला पाएगा? तेरी सारी जरूरतों को पूरा कर पाएगा? तुझे खुश रख पाएगा? इसके कपड़े देख, जगह जगह से फटे हुए हैं। तुझे क्या लगता है मैं इस टीचर को अपना दामाद बनाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, तमीज से बात कीजिए, मैं विराज से बहुत प्यार करती हूँ। मैं विराज के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विराज से ही करूंगी, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। ठीक है, अगर तुझे इस टीचर से ही शादी करनी है तो कर, लेकिन आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुझे ये सारी शानो शौकत छोड़कर इसके पास जाना होगा। सपना विराज से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी सारी शानो शौकत छोड़कर विराज के साथ चली जाती है। विराज और सपना एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसके बाद विराज सपना को अपने छोटे से घर लेकर आ जाता है। विराज की माँ मधु बड़े प्यार से सपना और विराज का स्वागत करती हैं। बहू, हम तुम्हारे मायके वालों की तरह इतने अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हम पूरा ख्याल रखेंगे कि हम तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना होने दें और तुम खुश रहो। माँ जी, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए काफी है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सपना अब इस गरीबी में जीना सीख जाती है। सपना एक बड़े और अमीर घर से होती है। सपना के एक इशारे पर उसके सामने हर चीज पेश हो जाती थी, लेकिन उसके ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सपना फिर भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है और सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। साड़ी ले लो, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर साड़ी ले लो, साड़ी ले लो। अरे वाह, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन घर में तो पैसे ही नहीं है। काश मैं ये साड़ी खरीद पाती। सपना को ऐसे बोलते हुए उसकी सास मधु सुन लेती है। सपना की बात सुनकर मधु को बहुत बुरा लगता है। मधु और विराज हमेशा सपना को हर छोटी से छोटी चीज के लिए तरसता हुआ देखते थे, चाहे वो साड़ी हो, चूड़ी हो या खाने की कोई चीज हो, जिसे देखकर विराज और मधु को बहुत दुख होता था। विराज, बेचारी हमारी बहू इतने बड़े घर से होने के बावजूद भी न जाने कैसे हमारे साथ इस गरीबी में जी रही है। उसको इतनी सारी परेशानी होती है, लेकिन वो हमसे कुछ भी नहीं कहती है और हमेशा हंसती रहती है। मुझे सपना के लिए बहुत बुरा लगता है। काश हम उसके लिए कुछ ऐसा कर पाते जिससे उसे खुशी मिले। माँ, शादी से पहले मैंने सपना से कहा था कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। क्या करूं माँ, कोई अच्छी नौकरी नहीं लग रही है जिससे सारी परेशानी दूर हो सके। लेकिन माँ, 2 महीने बाद सपना का जन्मदिन है, तो हम उसके जन्मदिन पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसे खुशी मिले। विराज की बात सुनने के बाद मधु और विराज सपना के जन्मदिन के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन सपना का जन्मदिन होता है। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन शायद किसी को भी याद नहीं। मेरे मायके में हर साल मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस साल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मेरे जन्मदिन पर विश भी नहीं करेगा। क्या हुआ बहू, अकेले में क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। कोई बात नहीं। अच्छा बहू, ये ले, आज शाम को हमें कहीं जाना है तो तुम शाम को ये साड़ी पहन लेना। लेकिन माँ जी, ये तो वही साड़ी है जो मैंने उस दिन उस साड़ी वाली के पास देखी थी।
हाँ बहू, मुझे पता है तुम्हें ये साड़ी बहुत पसंद आई थी, लेकिन उस समय पैसे न होने की वजह से तुम इसे खरीद नहीं पाई थी। लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। आज तुम ये साड़ी पहनना शाम में। सपना उस साड़ी को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद सपना वो साड़ी पहनकर शाम को अच्छे से रेडी हो जाती है। जिसके बाद विराज और मधु सपना को लेकर एक 5 स्टार होटल में जाते हैं। अरे ये तो 5 स्टार होटल है, लेकिन माँ जी आपने तो कहा था कि हमें कहीं बाहर जाना है, तो हम यहाँ क्यों आए हैं? हैप्पी बर्थडे सपना। तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हारा बर्थडे भूल जाएंगे? हमें सब याद था। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हमने सुबह तुम्हें विश नहीं किया। जन्मदिन मुबारक हो सपना बहू। हम तुम्हारे मायके की तरह तो तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना सकते, लेकिन हमने कोशिश जरूर की है कि तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से अच्छा बना सके। विराज और मधु की बात सुनने के बाद सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। मुझे लगा कि मेरा जन्मदिन किसी को भी याद नहीं, लेकिन मैं गलत थी। आप दोनों को मेरा जन्मदिन याद था। पैसे न होने पर भी आप लोगों ने मेरे लिए इतने महंगे होटल में मेरे जन्मदिन की पार्टी रखी। थैंक यू सो मच माँ जी और विराज। मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। सपना की बात सुनकर मधु और विराज की आंखें भी नम हो जाती हैं। जिसके बाद मधु अपना बर्थडे केक कट करती है और बड़ी खुशी के साथ अपना जन्मदिन मनाती है। टाइम बीतने के साथ साथ विराज की भी अब अच्छी खासी नौकरी लग जाती है। जिसके बाद धीरे धीरे सपना के ससुराल की हालत सुधरने लगती है और सारा परिवार खुशी खुशी साथ रहता है।